बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश में फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान उन्हें दोषी पाया गया, जहां शेख हसीना की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। ये मुकदमा पिछले साल छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए है। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री देश छोड़ने के बाद से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश के स्पेशल कोर्ट ने मानवता के खिलाफ अपराध के लिए पूर्व गृह मंत्री खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई है। सजा की सुनवाई के दौरान बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। इसके चलते यूनिस सरकार अलर्ट पर है। आपको बता दें कि जुलाई 2024 में आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार और रोजगार संकट से उपजे छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। 5 अगस्त को भारत चली आई और बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान करीब 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब में एक बड़े सड़क हादसे में कम से कम 45 भारतीयों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक ये बस मक्का से मदीना जा रही थी। बस एक टैंकर से टकराकर आग का गोला बन गई। इसमें सवार सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। हादसे में मारे गए सभी भारतीय हैदराबाद के रहने वाले थे। गाजा में युद्ध विराम के बाद अब अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन राष्ट्र को लेकर अपना प्रस्ताव पेश करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन नहीं करने वाले हैं। नेतन्याहू लंबे समय से ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने से हमास को लाभ होगा और इजराइल की सीमाओं पर अंततः हमास द्वारा संचालित एक और राष्ट्र बन जाएगा। हालांकि गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की अमेरिका की कोशिशों के बीच नेतन्याहू को लचीलापन दिखाने के लिए भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना द्वारा कोर्ट में दायर याचिका पर यह फैसला आया है। आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल 104 मामलों में से अब तक 12 मामलों में फैसला आ चुका है। इनमें 7 मामलों में उन्हें सजा और 5 मामलों में बरी किया जा चुका है। तेलंगाना में बीआरएस विधायकों से जुड़े दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के भीतर अयोग्यता मामले में फैसला ले, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने इससे पहले 31 जुलाई को विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिया था कि अयोग्यता याचिकाओं पर 3 महीने के भीतर फैसला किया जाए। तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद कोई निर्णय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। इस मामले में कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए उन्हें पत्र सौंपा। पत्र में 19 नवंबर को विधानसभा भंग किए जाने की जानकारी दी गई है। साथ ही एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर नीतीश कुमार को बधाई दी गई है। इससे पहले हुई आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मौजूदा विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने का प्रस्ताव पास किया गया था। बिहार में सरकार बनाने के मद्देनजर आज जेडीयू विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। साथ ही बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी। इसके बाद कल होने वाली एनडीए की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 20 नवंबर को गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई कैबिनेट में 36 मंत्री होंगे, जिसमें 16 मंत्री बीजेपी से, जेडीयू से 15, लोक जनशक्ति पार्टी से 3, हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री होंगे। गांधी मैदान में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव परिणामों पर असंतोष जताया है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि परिणाम से बिहार की जनता खुश नहीं है। ऐसा रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की वजह से आया है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की मदद की है और चुनाव परिणामों से कोई सहमत नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वाड्रा ने कहा कि एनडीए को जिताने के लिए महिलाओं को 10,000 रुपए की रिश्वत दी गई। उन्होंने कहा अगर दोबारा चुनाव हो, बैलेट पेपर से हो, तो रिजल्ट बदल जाएगा। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को लाल किले पर हुआ विस्फोट देश भर में बढ़ती असुरक्षा की भावना और जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता को दिखाता है। महबूबा ने कहा कि आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। आपने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ वोट चोरी नहीं, बल्कि वोटों की डकैती है। अखिलेश ने कहा ये चोरी नहीं, चोरी तो छोटी चोरी होती है, ये डकैती है और खुलेआम की गई है। एक्टर इमरान खान लगभग 10 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं।
इमरान खान ने पिछले कुछ सालों में फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, लेकिन अब वे फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। इमरान ने कहा कि फिल्मों में उनकी वापसी की वजह पैसा और स्टारडम नहीं। आपको बता दें कि इमरान खान की आखिरी फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था कट्टी बट्टी, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत के साथ काम किया था। इसके बाद इमरान ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। अब लगभग 10 साल बाद वो निर्देशक दानिश असलम की नई फिल्म से वापसी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट हारने के बाद क्रिकेटर से कमेंटेटर बने चेतेश्वर पुजारा का धैर्य भी जवाब दे गया है। पुजारा ने कहा, यह हार पचाने वाली नहीं है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पुजारा ने कहा कि भारत में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भरमार है, ऐसे में कम से कम घरेलू पिचों पर भारत को नहीं हारना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। अक्टूबर में रूस से $2.5 बिलियन यानी कि करीब 22,000 करोड़ रुपए वैल्यू का कच्चा तेल देश में आया, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। लगभग $3.7 बिलियन यानी कि करीब 32,000 करोड़ रुपए के इंपोर्ट के साथ चीन पहले नंबर पर है। टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट अवेटिंग एसयूवी सिएरा को रिवील कर दिया है। कंपनी से भारत में 25 नवंबर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके प्रोडक्शन मॉडल का टीजर भी जारी किया है। सिएरा टाटा के लिए आइकॉनिक नाम था, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। अब 22 साल बाद सिएरा मॉडर्न स्टाइल और फीचर के साथ वापसी कर रही है। इसे पहले ईसी वर्जन में पेश किया जाएगा, इसके बाद ईवी वर्जन आएगा। अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में अगले 10 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। ये निवेश पोर्ट्स, सीमेंट, डाटा सेंटर्स, एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में होगा। अडानी ग्रुप राज्य में पहले से ही 40,000 करोड़ रुपए निवेश कर चुका है। आंध्र प्रदेश इन्वेस्टर समिट में करण अडानी ने $15 बिलियन के विजाक टेक पार्क का विजन पेश किया। ये गूगल के साथ पार्टनरशिप में ग्रीन एनर्जी से चलने वाला हाइपर स्केल डेटा सेंटर इकोसिस्टम होगा। वहीं असम में भी अडानी पावर और अडानी ग्रीन 63,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा।